नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफर में आज हम लेकर आए हैं पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप एग्जाम सन 2022 का हल प्रश्न पत्र। आज की वीडियो में हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस परीक्षा के साथ ही ये प्रश्न NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम, इसी के साथ श्रेष्ठ परीक्षा के लिए भी काफी उपयोगी हैं और इसके अलावा अन्य सभी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उन सब के लिए भी उतना ही उपयोगी है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ये प्रश्न देख करके आपको पता लग जाएगा कि पीएम यशस्वी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और उनकी हम तैयारी कैसे करें। पहला प्रश्न है, एक सामान्य आदमी के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इतिहास के अध्ययन का पर्याय है परंतु याद रखना बहुत कठिन है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है जनगणना, दूसरा घटनाओं की तिथियां, तीसरा सर्वेक्षण, चौथा कलाकृति। देखिए, इतिहास का जो अध्ययन करते हैं, है ना, तो पिछली जो बीती हुई बातें होती हैं उसके आधार पर हम कुछ चीजों को याद रखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें याद नहीं रख पाते हैं, बहुत कठिन होता है। होती है घटनाओं की तिथियां, है ना। सबसे ज्यादा जो कठिन काम होता है वो क्या होता है, घटनाओं की तिथियां याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। चुनिंदा घटनाओं की तिथियां याद रखी जाती है लेकिन पूरे इतिहास की तिथियां याद नहीं रखी जाती और इतिहास का अध्ययन का पर्याय भी वही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक चीजें पूछी जा सकती है और ये जो जोड़ियां आती है मिलान करने के लिए, इसमें जो मुख्य किरदार होते हैं, मुख्य पात्र होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारियां रहती है। उनका किससे संबंध होता है, कहाँ के रहने वाले हैं, है ना, उनकी नीतियां आदि चीजों की जानकारी होना चाहिए। और इसके लिए आप जो है एनसीईआरटी की जो बुक होती है, एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 8वीं के लिए, क्लास 8 के लिए, उन बुक्स को पढ़ें और ऐसी महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उनके नोट्स तैयार करें, ठीक है। तभी आप जो है इसमें अधिक से अधिक सक्षम हो पाएंगे। तो देखिए, यहां पर आपको दिया गया है टीपू सुल्तान, डलहौजी, रानी चेन्नम्मा, महाराजा रणजीत सिंह और सामने भी दिया है पंजाब, मैसूर, हड़प नीति का सिद्धांत और केतुर। तो देखिए, यहां पर हमें जानकारी होना चाहिए जैसे टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान कौन था, तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे, ठीक है ना, और ये 1761 में मैसूर के शासक बने थे, ठीक है। तो यहां पर अब 1761 भी आ सकता है, इसलिए इसके बारे में हमें ऐसे जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो भी नोट कर लेना चाहिए। अब डलहौजी, अब डलहौजी ने जो है राज्य हड़प नीति का जो सिद्धांत है उसको इन्हें लागू किया था, इनके जनक थे। अब राज्य हड़प नीति के अंदर क्या था कि जिस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था उस राज्य को ये अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया करते थे, उसको हड़प नीति दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, राज्य हड़प नीति, ठीक है ना। और राज्य हड़प नीति का रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, इनने काफी विरोध किया था, ठीक है, और अंग्रेजों के प्रति इन्होंने संघर्ष भी किया था। अगला है रानी चेन्नम्मा। अब देखिए, रानी चेन्नम्मा जो है कितूर की रानी थी। अब कितूर कहाँ है, कितूर है कर्नाटक में, ठीक है ना, कितूर कहाँ है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के कितूर राज्य की यह रानी थी
और 1824 में इन्होंने हड़प नीति के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया था, यानी युद्ध किया था, ठीक है। और वो फिर इसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गई थी, ठीक है। तो कितूर का संबंध ये। अच्छा, अब रानी जो चेन्नम्मा है, इनका जन्म जो है काकती गांव, तहसील बेलगांव, जिला मैसूर में हुआ था। यानी ये मैसूर की रहने वाली थी, मैसूर जिला है, और तहसील इनकी थी बेलगांव, और गांव कौन सा था, जन्म गांव काकती, जहां पर इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 23 अक्टूबर 1778 में। इनका जन्म कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1778 में रानी चेन्नम्मा का जन्म हुआ था, ठीक है। ऐसे आप क्या करें, इनके बारे में से 4-5 मुख्य बिंदु होती हैं, वो आप लिख लें और वो याद करें, ताकि उनका संबंध बनाने में आपको आसानी हो जाए। अब महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किससे था? पंजाब से। ये पंजाब के जो है राजा से, ठीक है। इस प्रकार से आप संबंध देख लेते हैं। तो नीचे सही विकल्प है, उनमें से क्या हो जाएगा कि चौथा जो विकल्प हमारा है वो सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पहले का संबंध किससे है? दूसरे से, ये लिखा है पहला दूसरा। बी का संबंध तीसरे से, ये बी का संबंध तीसरे से, ठीक है ना। सी का संबंध चौथे से, ये चौथा केतुर से, और डी का संबंध पहले से, ये आगे, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप जब बुक पढ़ें तो बुक पढ़ करके ऐसी जो मुख्य चीजें हैं उनको नोट कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण क्यों गए थे? अब यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है चंपारण में नील की खेती करने वालों की दुर्दशा से परिचित होने के लिए। दूसरा, कंपनी की प्रबंधन प्रणाली देखने के लिए। तीसरा, नील की खेती करने वालों का विकास देखने के लिए। और चौथा, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। देखिए, बिहार का जो चंपारण क्षेत्र है, यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया था कि वहां के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया था। और नील की खेती करने से क्या है कि जमीन जो थी ना, वह मतलब उसकी जो उर्वरा शक्ति है, उपजाऊपन है, वो खत्म हो रहा था, बंजर जमीन हो रही थी, है ना। तो वहां किसान काफी दुखी थे। तो उन किसानों की दुर्दशा से परिचित होने के लिए गांधी जी चंपारण गए थे, क्योंकि मुझे पता लगा कि वहां किसान काफी परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके बुलाए पर गांधी जी 1917 में, कब? 1917 में चंपारण गए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4। अब यहां पर भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। यहां दिया हुआ है महुआ, वैष्णव, टीकू और बेगा। सामने दिया है मध्य भारत में रहने वाले जातीय लोग, एक फूल जिससे मदिरा भी बनाई जाती है, विष्णु की आराधना करने वाले, और जनजातीय क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोग। अब देखिए, महुआ क्या है? ये एक प्रकार का फूल है जिससे मदिरा बनाई जाती है ना। इसे महुआ मतलब जैसे महुआ भी कहते हैं, है ना, आपने सुना कर नाम कभी महुआ, ठीक है। तो इसका सही नाम क्या होता है? महुआ होता है। इसके फूल होते हैं, ठीक है। ये लगभग मान के चले कि अप्रैल अपने, हाँ, फरवरी मार्च में ये फूल पक जाते हैं लगभग, है ना, और हल्के पीले रंग के होते हैं। इनमें इन फूलों से मदिरा बनाई जाती है, सुखा करके इनको गला जाता है, और फिर उसके बाद में मदिरा बनाई जाती है। मदिरा मतलब शराब बनाई जाती है, ठीक है। ये महुआ हो गया। अब वैष्णव मतलब विष्णु की आराधना करने वालों को वैष्णव कहा जाता है। अब दीकू कौन थे? दीकू जो थे, अच्छा, है ना, जो दीकू थे ये जनजातीय क्षेत्रों से में बाहर से आने लोग थे। जनजातीय क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोग थे। ये लोग थे सुदखोर महाजन, है ना। ये लोग क्या करते कि जो जनजाति लोग थे, है ना, इनको कर्ज देते, ठीक है। वो फिर उसके बाद में कर्ज के बदले में उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे, ठीक है। तो उन्हें ये जो जनजाति लोग क्या बोलते थे? दीकू, दीकू बोल करके उन्हें पुकारते थे, ठीक है ना। तो दीकू ने सुदखोर महाजन, है ना, जो सुदखोर महाजन होते थे उन्हें दीकू कहते थे, ठीक है ना।
अब बेगा, बेगा क्या है? मध्य भारत में रहने वाले जनजाति लोग हैं, ठीक है ना। अब बेगा देखिए खास करके क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड प्रदेशों में पाई जाती है बेगा जाति, ठीक है ना। ये क्या है? जनजाति है। और यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले में इनकी बहुत बड़ी संख्या है ना। ये लोग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? देखिए पहले का दूसरा, अभी पहले दूसरा है ना। उसके बाद में दूसरे का तीसरा, ये तीसरे का चौथा और डी का पहला। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा? नंबर 1 पेशवा बाजीराव सेकंड, दूसरा नाना साहेब, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई और चौथा तात्या टोपे। तो देखिए यहां पर क्या है कि जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उनके दत्तक उत्तराधिकारी का नाम था नाना साहेब, ठीक है। और तात्या टोपे जो है नाना साहेब के क्या थे? सेनापति थे, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध एक ही है, यानी जो अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा था, किसने रखा था? पेशवा बाजीराव ने रखा था, ठीक है। और महाराजा जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप, यह छापामार युद्ध के जनक कहे जाते हैं। सबसे पहले महाराणा प्रताप ने छापामार जो युद्ध प्रणाली है उसका मतलब जो है चालू किया था, यानी वो इसके जनक कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए हम कह रहे हैं एक मतलब कम प्रश्न में अधिक से अधिक जानकारी पूछी जाती है, तो उसके लिए जो हमारा मैच करने का जो प्रश्न होता है, संबंध बनाने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहली सूची से दूसरी जो संबंध बनाना है, इसके लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है और बहुत कुछ जानकारी एकत्र करना पड़ती है। इसलिए आप एनसीईआरटी क्लास 8th की जो बुक्स हैं, है ना, उनको आप अच्छे से पढ़ें और इस प्रकार से उनको नोट बनाएं, ताकि आप एनएमएस, है ना, एनएमएमएस, है ना, पीएम यशस्वी, ठीक है, पीएम यशस्वी और श्रेष्ठा, ठीक है। तो इन सभी परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों जो परीक्षाओं के लिए सिलेबस है वह सेम है ना। इसलिए आप जो है इनको अच्छे से पढ़ें। और इन तीनों के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप जो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एनएमएस के जो सब्जेक्ट हैं, है ना, जो क्वेश्चंस हैं पिछले सालों के सॉल्व, वे भी सभी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो उन्हें आप पढ़ें, सीखें और इन परीक्षाओं में सफल हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सूची का मिलान करना है प्रथम सूची का दूसरी सूची से, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं रूढ़िवादी, मडिगा, मताधिकार और वैश्य। सामने क्या है? आंध्र प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जाति, ये हमारा प्रश्न रह गया था, सॉरी। हाँ, तो प्रश्न क्रमांक 6 में हम देख रहे हैं स्पिनिंग जेनी, प्रगलन, धातु माल का ढेर और जामदानी। सामने यहाँ पर दिया गया है। तो ये अब यहाँ पर हमें जानकारी होना जरूरी है। स्पिनिंग जेनी जो होता है, ये क्या होता है? एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा एक अकेला कामगार धागे की कताई के लिए अनेक तकलियां, है ना, अनेक तकलियां संभाल सकता था। इसे हम बोलते हैं स्पिनिंग जेनी। इसका संबंध किससे हो गया? तार से हो गया, ठीक है ना। अब परीक्षा बता दो मैं कि नहीं, देखिए अब यहाँ देख रहे हैं कि एक का संबंध 4 से है और अकेले विकल्प है। तो अब आगे कुछ देखते हुए आप विकल्प क्रमांक 3 को आप चूज कर सकते हैं, इस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। देखिए तो परीक्षा में ट्रिक का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ समझने के लिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ए के सामने 4th है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा है। एक और हम कर लेते हैं, कंफर्म करना है तो, जिसे प्रगलन। प्रगलन क्या होता है? किसी धातु को, है ना,
प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं प्रगलन। ये आ गया है बी का थर्ड, ये है ना। तो सही तरीका जाएगा ये तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए, है ना। अब धातु माल का ढेर क्या होता है, यानी धातु प्रगलन के बाद जो बचा हुआ कूड़े का ढेर होता है उसे हम कहते हैं धातु माल का ढेर। ठीक है, इसका समझ हो गया है। अब जामदानी, जामदानी क्या है, एक महीन मलमल जिस पर सजावटी आकृतियां बुनी जाती है। तो देखिए जामदानी क्या होती है, साड़ियां होती है ना, क्योंकि ये हाथ की बुनाई का होता है काम। और इस तरह का जो बारीक मलमल होता है उस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुनाए जाते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं। इसका रंग प्रायः स्लेटी और सफेद होता है। और ये जो जामदानी साड़ियां हैं, है ना, इनको बनाने का जो स्थान है सबसे ज्यादा ये बनाई जाती है तो आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो है इनका प्रचलन बहुत अधिक है। और ये जामदानी साड़ियां महंगी भी बिकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि हाथ से इनका काम किया जाता है। ठीक है, ये जामदानी क्या है, एक महीन मलमल होता है, ठीक है ना, बारीक मलमल, और उस पर जो है ये बुनी जाती है साड़ियां। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 7, इसके अंतर्गत भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिएगा। रूढ़िवादी मतलब क्या होता है, कट्टर पुरातनवादी, उसे हम कहते हैं रूढ़िवादी। ठीक है, पुरानी परंपराओं को निभाने वाला, पुरानी परंपराओं को न छोड़ने वाला, वो क्या कहलाता है, रूढ़िवादी। नहीं बोले हम ऐसे चला रहा है हम ऐसे ही करेंगे, ये वाली बातें। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, मडिगा। अब मडिगा क्या है, मडिगा है आंध्र प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जाति है। ये आंध्र प्रदेश में निवास करने वाली क्या है, अनुसूचित जाति है। मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार, मत यानी वोट, है ना। वोट देने का जो अधिकार प्राप्त होता है वह होता है 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद, है ना। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद में प्रत्येक भारतीय नागरिक को मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो वोट देने के अधिकार को हम कहते हैं मताधिकार। ठीक है। वैश्य, वैश्य मतलब क्या होता है, व्यापारी और जो साहूकार होते हैं उस वर्ग को वैश्य कहा जाता है। जो व्यापार करते हैं यानी व्यापारी हैं, और साहूकार यानी जो पैसे लेन देन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, वैश्य बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, एशियाटिक रिसर्चर्स पत्रिका से निम्नलिखित में कौन जुड़ा हुआ नहीं था। देखिए जो एशियाटिक रिसर्च पत्रिका होती है इसके संस्थापक कौन थे, विलियम जोन्स थे। ठीक है ना, कौन थे, विलियम जोन्स थे। उनके साथ साथ में हेनरी थॉमल कोलब्रुक और नथानिएल हलेट इनके साथ में कार्य करते थे। लेकिन विलियम केरी जो है इनसे जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, विलियम केरी इनसे जुड़े हुए नहीं थे। प्रश्न क्रमांक 9, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं मताधिकार यानी मत देने का अधिकार। और कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न रिपीट भी हो जाता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीजें होती है वो हमेशा रिपीट होती रहती है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हमें पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनका अध्ययन जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है, 2 फायदे होते हैं। एक तो प्रश्न पत्र का स्वरूप हमें समझ में आ जाता है कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, उनका लेवल कैसा होता है ना। तो ये जरूर करना चाहिए। और इसके लिए हमने एनएमएस परीक्षा के लिए भी पिछले विगत 7-8 वर्षों के, है ना, पेपर्स का जो सॉल्यूशन है वह आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं, ताकि आप उनको पढ़ें, देखें, सीखें और परीक्षा में सफल हो। इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, पीएम एसएससी के भी और एनएमएस परीक्षा के भी, श्रेष्ठा के भी। तो इन सभी ग्रुप्स की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां पर आपको निःशुल्क जो है अध्ययन सामग्री अवेलेबल करवाई जाती है। और एक निवेदन ये है कि आप व्यक्तिगत व्हाट्सएप में कीजिएगा, जो भी आपको कमेंट्स जो करना है वो यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा।
ताकि उन कमेंट्स के आधार पर मैं आपको एक वीडियो बना करके दे सकता हूँ, क्योंकि सभी के व्यक्तिगत जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है, इतना समय होता नहीं है कि सबके जवाबों को हम व्यक्तिगत रूप से दे सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, है ना, दोनों ही औद्योगिक उत्पादन में भाग लेते हैं। इसे हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका संबंध इससे हो जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन में भाग लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आता है शब्द क्या है, शीत युद्ध आता है। अब शीत युद्ध क्या होता है, ये वैचारिक संघर्ष होता है ना, क्या होता है, ये वैचारिक संघर्ष होता है। तो इसका संबंध किससे है, ये इससे हो जाएगा कि सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैचारिक संघर्ष तथा शक्ति प्रतिस्पर्धा का काल जो होता है वो कहलाता है शीत युद्ध। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अब अगला है गुट निरपेक्ष, है ना। अब गुट निरपेक्ष यानी किसी भी विश्व शक्ति के साथ गठबंधन नहीं करना, है ना, वो कहलाएगा गुट निरपेक्ष। यानी हमें किसी भी गुट में नहीं रहना है ना, हमें गुटबंदी से अलग रहना है, वो कहलाता है गुट निरपेक्ष, है ना। जैसे दो व्यक्ति अलग अलग गुट के हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं, हमें दोनों में नहीं रहना है। ठीक है, अब किसी साथ रहते हैं तो गुट भाग बन जाते हैं, लेकिन दोनों साथ नहीं रहना है, वो कहलाता है गुट निरपेक्ष। तो किसी भी विश्व शक्ति, चाहे वो अमेरिका हो, सोवियत हो, चाइना हो, जो भी हो, है ना, तो किसी भी जापान हो, तो किसी भी विश्व शक्ति के साथ में गठबंधन में नहीं रहना, वो कहलाएगा गुट निरपेक्ष। और हमारा भारत देश भी गुट निरपेक्ष देश है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आधार पर हमने देखा, जोड़ी मिलान किया, तो देख रहे हैं कि पहले का ए का संबंध किससे है, चौथे से है, ये चौथा आ गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन है, इसलिए इसको हम निशान नहीं लगा सकते हैं। अगर देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब इसका संबंध किससे है, पहले से है, अब बी का फर्स्ट आ गया है। यदि दो आप कंफर्म है तो आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। इस प्रकार से भी आप मतलब जो है परीक्षा में टाइम सेविंग कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लाता रहता हूं। और अभी तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पीएमएसएसबी, एनएमएस परीक्षा संबंधित सारी जानकारियां और सारा जो कंटेंट होता है वो हम अवलोकन करने का भरसक प्रयास करते हैं। और पिछले कई वर्षों से एनएमएस परीक्षा के हम जो है बच्चों तैयारी करवा रहे हैं। पिछले भी राज्य स्तर पर हमने बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें कई बच्चे सफल भी हुए हैं और इस साल भी सफल होंगे। इसी कामना के साथ में नमस्कार, जय हिंद।